बात कविता तभी बनती है जब वो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करती है। वाह वाह, क्या बात है। साहित्यकार वैसे ही कविता की कोई भी पीड़ा उसकी निजी पीड़ा नहीं होती। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल शब्दावली दर्पण न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हार्दिक स्वागत करता हूँ आज ऐसे दो मेहमानों का। मैं मेहमान ही कहूँगा, कवि हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो इन लोगों ने बीड़ा उठाया है, सच्चे माँ शारदे के पुत्र हैं, साहित्य साधक हैं। तो पहले जो मेरे पास बैठे हैं, आप हैं अरविंद पथिक जी। नमस्कार। अरविंद पथिक जी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ साहित्यकार। तो मैंने आपसे कहा ही है, आज क्या आप होने वाला है, किस बात पर चर्चा होने वाली है, ये चर्चा पर चर्चा का आज विषय है हमारा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन उससे पहले परिचय कराता हूं उनके ही बराबर में जो बैठे हैं, देश के वो ओजस्वी कवि, वीर रस के एक सशक्त हस्ताक्षर, मैं समझता हूं कि परिचय के मोहताज नहीं है, दबंग जी, यानी किसी से दबते नहीं है इसलिए दबंग भी हैं और यथा नाम तथा गुण है। आपका पूरा नाम है अजय मिश्र दबंग। नमस्कार। अजय मिश्र दबंग जी वीर रस के और साहित्यकार तो हैं ही, बहुत बड़े कवि तो हैं ही, साथ में समीक्षक भी हैं और साथ में सबसे बड़ी बात है कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। ये इनका एक छोटा सा परिचय है और दोनों का मैं तहे दिल से, हृदय तल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, जो हमने देखे, आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम बहुत देखे हैं चैनल के माध्यम से, बहुत सारी चर्चा पर चर्चा देखी है, काव्य के काफी प्रोग्राम हुए हैं। साक्षात्कार का ये कार्यक्रम हम इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि कुछ विडंबना, इस तरह की कुरीति विडंबना हिंदी साहित्य में आ गई हैं कि अच्छे साहित्यकारों को बाध्य होना पड़ रहा है ऐसी चर्चा पर चर्चाओं के लिए। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और नहीं समझ रहे हैं तो आप समझेंगे आज की चर्चा के बाद। बहुत आवश्यक बन गया है, इसलिए स्टूडियो में ये दोनों महान मूर्ति पधारी हैं, जिनमें मुख्य मेहमान हमारे पथिक साहब हैं और मेरे साथ थोड़ी सी भूमिका मेरी ही भांति अजय दबंग जी से मैं उम्मीद करता हूं वो निभाएंगे मेरे साथी बनकर। बाकी तीनों एक ही विषय पर हम अपनी बात रखने वाले हैं। तो विषय आज का, आता हूं सीधी बात पर, कविता चोरी। कविता चोरी और कविता में हिंदी साहित्य में फूहड़पन, छिछोरापन। कहां जा रही है हिंदी कविता, कहां जा रहा है हिंदी साहित्य में लोग बाधक बन रहे हैं, जबकि कवि को, साहित्यकार को विध्वंसक होना चाहिए, चाटुकार नहीं होना चाहिए, दरबारी नहीं होना चाहिए, साहित्य साधक होना चाहिए। तो ये हिंदी के साधक आपके पीछे मौजूद हैं और मैं चाहता हूं पहला ही प्रश्न पथिक साहब से मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं। पथिक साहब, अरविंद जी, आप एक बात बताएं। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि आपके दिल और दिमाग में ऐसी क्या बात आई, आप कहीं तो टूटे होंगे, कहीं तो एक आपकी टीस होगी, क्योंकि एक अच्छे आप साहित्यकार हैं, कि इस विषय पर चर्चा की जाए। सबसे पहला तो मैं प्रारंभ यहीं से करना चाहता हूं, क्यों बाध्य हुए आप इस विषय पर चर्चा करने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो आपने पहला प्रश्न ही इतना महत्वपूर्ण किया है, जिसकी अनुगूंज तो काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया सहित तमाम माध्यमों में सुनाई पड़ रही है जी, परंतु मुझे लगता है कि आपके इस मंच के माध्यम से अब ये बात और बहुत दूर तक जाएगी। आपने कहा कि आपके मन में कोई पीड़ा रही होगी, किसी कारण से तो आपने ये प्रश्न उठाया होगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जो कवि होता है, साहित्यकार होता है, उसकी कोई भी पीड़ा उसकी निजी पीड़ा नहीं होती। कविता सिर्फ अपने लिए नहीं लिखी जाती, बेशक। कोई भी बात कविता तभी बनती है जब वो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करती है। वाह वाह, क्या बात है। तो वैसे ही कविता चोरी एक ऐसा विषय है जो नया नहीं है जी। मुझे लगता है जितना कविता का इतिहास पुराना है, उतना ही कविता चोरी का इतिहास भी पुराना है। बिल्कुल सही है, सहमत है आपकी बात से। बिल्कुल। और जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, अगर आप रहीम के दोहे पढ़ते हैं जी, तो आपको लगता है कि रहीम ने बहुत मौलिक काम किया है। लेकिन अगर आप भर्तृहरि के नीति शतक पढ़ लें तो आपको लगेगा कि रहीम ने पूरा उसका पद्यानुवाद कर दिया है। कहीं ना कहीं वो भी कविता चोरी है जी। लेकिन रहीम ने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि वो जो है नीति शतक से ले रहे हैं। तो चूंकि अब लोगों का अध्ययन नहीं था या उधर नजर नहीं पड़ी, फिर वो एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया, तो उस काल में उस तरह से उस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज हमारे दौर में क्या हो रहा है कि
या तो लोग बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो दिवंगत हो गए हैं जी, उनकी रचनाएं, बहुत बड़े बड़े नाम जो कविता के आज हो गए हैं, आप कविता पर ही केंद्रित रहे। वैसे तो समग्र साहित्य में ही इस समय घटियापन और गिरावट आ गई है जी, कि बिना श्रेय दिए जी। लोग किसी की भी रचनाएं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है बाजारवाद का आना। साहित्य में या कविता के मंचों पर एकदम से जो पैसा आया है और उसमें जो बेरोजगार लोगों की फौज है, उसने बड़ा एक संकट खड़ा कर दिया है कि वास्तव में साहित्य कविता है क्या। ये बात आपने बिल्कुल सही और आपने जो बात कही कि आपके मन में सवाल कहाँ से उठा, तो मैं इसे निजी संदर्भों से भी जोड़ता हूँ जी। मैंने एक शिक्षक के रूप में अपना जो है करियर जिसे कहते हैं जी, शुरू किया। तो एक कार्यक्रम था, उसमें एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतना महत्वपूर्ण नाम साहित्य का नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का नाम लूँ। तो वो निर्णायक के रूप में प्रतियोगिता में आया हुआ था और उसने दूसरे कवि की कविता वहाँ पढ़नी प्रारंभ की। तो मैंने 4 पंक्तियाँ सुनी, उसके बाद खड़े होकर के कहा कि श्रीमान जी आप अपनी कविता सुनाइए। तो वो श्रीमान जी थोड़े से अचकचाए और जब 2-3 बार मैंने ये बात कही और नाम लेकर के कहा कि आप उस कवि की कविता पढ़ रहे हैं, तो वो कविता तो नहीं पढ़ पाए। बाद में मेरे पास आकर के बैठ गए और कहने लगे कि साहब वो कवि भी बहुत बड़ा चोर है। तो मैंने कहा साहब इस बात से जस्टिफाई नहीं हो जाता है कि वो बड़ा चोर है या आप बड़े चोर हैं जी। आप अपनी कविता पढ़ने के लिए आए हैं या जो है बाल सभा में आए हैं। बहुत सही बात। अगर आप बाल सभा में आए हो तो आप कुछ भी पढ़िए, वहाँ प्रश्न नहीं उठता है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति कवि सम्मेलन सुनने आ रहा है वो अपेक्षा करता है आप जो भी बात जो भी कविता कह रहे हैं आपकी मौलिक कविता होगी। दूसरे आपने कहा आपको क्या कष्ट है इसमें, अब मैं कहाँ आहत होता हूँ। मुझे लगता है हर ईमानदार व्यक्ति आहत होता है, क्योंकि जिसे कविता लिखनी नहीं है वो केवल कविता के मंचों की तिकड़म में लगा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जो वास्तव में रचनाकार है, उसे सृजन करना है, तो आप तो खुद रचनाकार हैं, कवि हैं, आप जानते हैं कि रचना कैसे होती है। कई बार एक शब्द में कोई रचना या कविता अटक जाती है और महीनों तक वो शब्द नहीं आता है। बहुत सही बात। तो जो मौलिक रचनाकार है उसके लिए बड़ा संकट है कि वो जब तक वो शब्द नहीं आ जाएगा उसे वैसे ही बेचैनी होती है जैसे किसी माँ को जो है प्रसव पीड़ा हो रही है और वो जो है संतान को जन्म ना दे पा रही है। बहुत बड़ी बात कही आप। तो ये मौलिक रचनाकार का दर्द है। जी। मैंने ऐसे तमाम लोगों को, मैं चाहूँ तो नाम भी ले सकता हूँ जी। और बल्कि मैं अभी सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि देश के बहुत बड़े बड़े नाम जी, जिनका पारिश्रमिक आज की तारीख में लाखों में है जी, और वो पकड़े गए, उनके वीडियो आए हैं सोशल मीडिया पर कि वो किसी बड़े कवि की रचना पढ़ रहे हैं, तो मुझे कष्ट होता है। मैं भी मंच पे भी हूँ और अच्छे साहित्यकार को कष्ट होना स्वाभाविक है। मैं मंच पर भी हूँ, साहित्य में भी हूँ और आपके दुआओं से, माँ वाणी की कृपा से मेरी 8 पुस्तकें आ चुकी हैं और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन के माध्यम से मैं साहित्य और समाज की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनके मुकाबले में मंच पर हूँ तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि मेरे पास कमजोर कविता है या मेरी प्रस्तुति में कोई कमी है, लेकिन चूंकि मैं मौलिक सृजनकार हूँ, मेरा समय सृजन में जाता है और निश्चित रूप से हर ईमानदार कवि और रचनाकार को कष्ट होता है जब वह देखता है कि चोर और नकली लोग मार्केट में जो है वैसे ही आगे हैं। जैसे खोटा सिक्का जो होता है खरे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है, वैसे ही साहित्य के कविता के खोटे सिक्कों ने जो है मेरे और अजय मिश्र दबंग जी जैसे हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं हमारे भाई, आपने इनकी कविताएं सुनी होंगी जिस खुददारी और तेवर के साथ कविता पढ़ते हैं, साझा किए तो आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को वहां होना चाहिए, लेकिन ये वहां नहीं है। तो दर्द क्यों नहीं होना चाहिए? तो मेरा निजी दर्द भी है और मेरे जैसे हर ईमानदार साहित्यकार का दर्द है। तब मुझे लगता है कि ये बात हर संभव माध्यम से लोगों तक जानी चाहिए कि जिन्हें आप चमक दमक देख रहे हैं वो नकली चमक दमक है। वो असली सोना तो कहीं जो है गोदामों में पड़ा हुआ है और ये पीतल जो है चमक रहा है। तो इस पीतल की कलई उतारना बहुत ज़रूरी है, यही मेरा दर्द है और इसलिए इस मुद्दे को हमने आज आपके साथ इस आपके शब्दावली दर्पण न्यूज़ के तहत इस मंच से उठाने का निर्णय किया है। और मुझे लगता है कि अजय जी की भी साझा पीड़ा होगी और ये भी इस संदर्भ में अपनी बात रखें। बहुत अच्छी बात कही आपने पथिक जी। एक बात ये आपने 2 चीज़ें कही, ये आपने बात कही कि खोटा सिक्का ये अर्थशास्त्र का बड़ा स्थापित नियम है जिसको ग्रेशम का नियम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं, ग्रेशम साहब जो थे क्वीन विक्टोरिया के आर्थिक सलाहकार थे, तो नियम ना कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती है। बिल्कुल सही। एक सवाल मेरे मन में आपकी इस पूरी बात को सुनकर जो पैदा हुआ, और जैसा मुझे इस मंच से कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछने का साहस कर रहा हूं, क्या यह सच है कि जो दूसरी पीढ़ी के सेकंड जनरेशन के कवि साहित्यकार हैं उनकी मौलिकताएं संदिग्ध हैं?
अजय जी, जब आप सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है शायद आपका आशय कवि सम्मेलन की उस पीढ़ी के बाद से है जिसने कवि सम्मेलन स्थापित। अगर आप उनकी बात करें तो जो गोपाल सिंह नेपाली, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और नीरज जी से जो पहले की पीढ़ी है वो पहली पीढ़ी है। रामधारी सिंह दिनकर साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये सब पहली पीढ़ी के कवि हैं और इन्होंने बहुत ही परिश्रम से, पंडित जी सिर्फ छायावादी कवि ही नहीं, उसमें हमारे बाद के जो दिनकर जी के काल के कवि और उसके बाद के कवि भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से, आप तो जानते हैं, आप खूब साहित्य के विद्वान हैं, बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, सही साइकिल पर जा करके चंदा करके कवि सम्मेलन स्थापित। यहाँ पर मैं एक और आपकी बात में और जोड़ना चाहूँगा, यद्यपि आपका प्रश्न नहीं है पर उस प्रश्न से ही बात निकल रही है कि आखिर कविता की मौलिकता पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं। दरअसल कविता और मुशायरे में एक बेसिक फ़र्क है। ये जो हमारे यहाँ कवि सम्मेलन प्रारंभ हुए, मुशायरों के बाद प्रारंभ हुए। मुशायरों की परंपरा पहले से थी, लेकिन मुशायरों में स्वाभिमान जुड़ा हुआ नहीं है जी, क्योंकि वहाँ गालिब भी लंतरानी लिखते हैं, शेरे लिखते हैं, वहाँ तो स्वीकृत है। आज भी मुशायरों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि मुशायरा लूट लिया, है ना। वहाँ जो कवि को या शायर को दिया जाता है वो एक तरीके से बख्शीश होती है, जबकि हमारे कवि सम्मेलनों में बख्शीश नहीं होती, मानदेय होता है। मानदेय तो एक मौलिक अंतर है मुशायरों और कवि सम्मेलनों में। तो जब आप कहते हैं कि हमारी ये जो दूसरी पीढ़ी है इसकी क्या गलती रही, मुझे लगता है कि एक तो जैसे मैंने पिछले प्रश्न में भी कहा कि धन आ गया। पहले विदाई शब्द होता, पुराने आप देखेंगे, अगर आप कवियों से संपर्क करेंगे आप जानते होंगे कि जब उन्हें कवि सम्मेलन में आते थे और जाते समय विदाई दी जाती थी, जैसे शगुन के तौर पर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ टोकन मनी देता है, वैसे विदाई दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो मानदेय और मानदेय से पारिश्रमिक कर इतना बड़ा हो गया, और जब उनकी राशि बढ़ी और साथ में कवियों का जो सम्मान था, वो सम्मान किसी देवता की तरह कवियों की पूजा हुआ करती थी। मैंने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन जी का सुना, पढ़ा, तो जब उनसे किसी पत्रकार ने कहा कि आपका बड़ा ग्लैमर है, तो उनका कहना था ग्लैमर आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ग्लैमर तो मेरे पिताजी का था। मैंने वो देखा है किस तरीके से लाइन लगा करके ऑटोग्राफ लिए जाते थे। कवि के ग्लैमर के मुकाबले किसी अन्य कलाकार का ग्लैमर होता ही नहीं था। मैं पथिक साहब इसमें थोड़ा सा एक बीच में कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने जब बात की है तो मुझे आपकी बात से ही बात निकली है। आपने कहा कि अमिताभ बच्चन के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन जी थे, सभी जानते हैं। तो दबंग साहब इसका ये बताते हैं कि पहला जो मानदेय, अगर शुरुआत ये रीति रिवाज जो शुरू हुआ था मानदेय का, वो इन्होंने ही किया था। हरिवंश राय बच्चन जी ने ही इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि मानदेय की जो बात आई, मैंने इसलिए आपको बीच में रोका था। मेरा थोड़ा, मैंने 10 द्वार से सोपान तक पढ़ा है और उसमें उन्होंने चर्चा की है। देखिए, बच्चन जी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उन्होंने कई जगह बहुत आत्म प्रशंसा भी की है और कई लोगों ने, बड़े साहित्यकारों ने उसका खंडन भी किया है। तो थोड़े वो आत्ममुग्ध व्यक्ति भी थे, ये कहने में कोई हिचक नहीं है। हाँ, उन्होंने इसे मानदेय नाम दिलवाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। लेकिन विदाई जो दी जाती थी वो पहले से दी जाती थी। हाँ, जो भेंट के रूप में थी वो पहले से थी। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी एक संस्मरण मैंने पढ़ा था कि उन्हें किसी कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने जो उन्हें संयोजक न्योत में गया था, तो उन्होंने उससे जो राशि मांगी वो देने की स्थिति में नहीं था और वो चला आया 10 रुपए दे करके। जब हालांकि उस जमाने में 10 रुपए बहुत बड़ी राशि होती थी, लेकिन जो बच्चन जी का, उनका, निराला जी का कद था, वो कुछ भी मांग सकते थे और उन्हें कुछ भी मिल सकता था और वो कुछ भी त्याग भी सकते थे, इसीलिए वो निराला थे। तो वो ढूंढते हुए पहुंच गए उस बहुत सुदूर के गांव में कवि सम्मेलन में। तो ये उस दौर की बात है जब हरिवंश राय बच्चन मंच पर भी नहीं आए थे। अगर बच्चन ने ही पारिश्रमिक की शुरुआत करी होती तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को संयोजक क्यों वहाँ जो राशि देकर के बुक करने जाता। तो मुझे लगता है कि बच्चन जी ने बहुत सारी चीज़ों का श्रेय लेने का प्रयास किया है। हाँ, मंच से पैसा मांगने वाली परंपरा जरूर उन्होंने शुरू की है। पहले कभी ये जिद नहीं करता था कि मुझे अब धन मिलेगा तभी मैं कभी सम्मेलन में आऊँगा। क्योंकि एक बार मुझे और प्रसंग याद आता है कि उनसे दिनकर जी ने कहा बच्चन से कि आप जो है इतना बढ़िया आपका शब्दावली है, भाषा है, आप वीर रस की कविताएं लिखिए, ओज लिखिए। तो बच्चन जी ने कहा कि मेरे पास अपने दुख इतने ही हैं कि मैं उनसे बाहर ही नहीं निकल पाता हूँ, मैं विश्व के दुनिया के दुख कैसे गाऊँ। तो उनकी जो है, कहा जाए कि बहुत सारा व्यावसायिक माहौल बनाने में हरिवंश राय बच्चन का योगदान है। और जब तक रामधारी सिंह दिनकर और निराला जी जैसे कवि मंच पर थे, तब तक बच्चन का कद बहु कद नहीं बन पाया जो बाद में बना। बेशक, सही बात।
अब मैं चाहता हूं कि अजय जी अपना प्रश्न दोबारा दोहराएं, विषयांतर हो गया था तो मुझे लगता है कि वो बात आपकी अधूरी रह गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात, ये अच्छी बात हुई, डाइवर्ट हुआ भी तो अच्छी दिशा में हुआ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरा विषय फिर वही था कि दूसरी पीढ़ी के कवि से मेरा आशय उन लोगों से था कि जिनके माता या पिता पूर्व में श्रेष्ठ कवि रहे, उनकी संतानें जी जी कहीं संदिग्ध मौलिकता के साथ मंचों पर तो नहीं है। जी जी मेरा पूछने का आशय ये था। ये आपने ज़्यादा स्पष्ट किया, मुझे लगता है ज़्यादा स्पष्टता से मैं उत्तर दे सकूँगा। जी 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 इसमें भी दो बातें हैं। जैसे आपने कहा कि उनके माता पिता बहुत सफल कवि थे, इसका उल्टा भी है, जिनके माता पिता असफल कवि थे, दोनों ने ही अपने बच्चों को साहित्य में स्थापित करने का प्रयास किया। ये दिल्ली के एक बहुत बड़े कवि हैं जो अपने समय में असफल कवि थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जमाने के लिए उसे तमाम कविताएं ही लिख करके नहीं दी। अच्छा। अपितु पूरे देश में हर परिचित कवि को फोन करके कहा कि आपका भतीजा है, इसे आप आगे बढ़ाइए, वहाँ लॉन्च करने के लिए आ गए। ठीक ना? ठीक ठीक ऐसे हरियाणा का एक बड़े मशहूर कवि हैं जी, जो आज आए दिल्ली के जो 4-5 माफिया हैं साहित्य के, हिंदी कविता के, उनमें शामिल हैं। उनके पिताश्री का भी यही काम था। तो ये जो चाचा भतीजे की परंपरा है, ये जो है दूसरी पीढ़ी ने बखूबी प्रारंभ की, और इनकी मौलिकता संदिग्ध ही नहीं है, बल्कि मौलिक है ही नहीं। इनके पास अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियां भी नहीं हैं। जैसे मैं नाम लेता हूँ, विनीत चौहान का नाम ले लीजिए, मैं स्पष्टता से बात करता हूँ। विनीत चौहान की अधिकांश कविताओं पर सवालिया निशान है, और वो उनके पिताश्री बलबीर सिंह करुण की लिखी हुई है। ओहो। और वो विनीत चौहान तो कई जगह पकड़े गए हैं जो है दूसरे कवियों कविताएं पढ़ते हुए। इवन उनके पीछे कई वीडियो भी रिलीज हुए हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। एक जगह अर्जुन सिंह चांदपुरी का शायद वो पढ़ रहे थे, आपने भी तो शायद वो वीडियो को अजय जी शेयर किया था। तो कई सारे ऐसे कवियों के नाम उनके साथ जुड़े हैं, और उनका कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया कि ऐसा नहीं है। तो क्या इन लोगों को डर नहीं लगता इस तरह के व्यक्ति की, लोग साहित्यकार हैं, आप हैं, और भी बड़े साहित्यकार हैं, साहित्य समाज में इतने लेखनी में लोग जुटे हुए हैं, तो क्या इनको डर नहीं लगता कि हम कहीं पकड़े जाएंगे? मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जी। देखिए, आज हम यहाँ 3 व्यक्ति बैठे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसके तर्क करने के लिए, उसका वितर्क करने के लिए आप 2 व्यक्ति हैं, आप कुछ कह रहे हैं, शायद आपकी किसी बात को, जहां वन वे कम्युनिकेशन है, डायलॉग नहीं, यहां हम डायलॉग कर रहे हैं। वो जो मोनोलॉग है, मोनोलॉग में केवल मैं बोलूंगा और आप लोग सुनेंगे। तो उनको लगता है कि मैं ये मोनोलॉग कर रहा हूं, मैं माइक पर खड़ा हूं, मैं बोलकर चला जाऊंगा, 10,000 की भीड़ है तो ये सुनकर चली जाएगी। इनमें से एक भी व्यक्ति आकर के मंच पर चढ़ करके ये प्रश्न करने तो नहीं आने वाला कि आप ये, भाई साहब ये आपने कैसे किया। पब्लिक परफॉर्मेंस जो आप आंकड़े थे, जैसे आप देखें राजनीतिक क्षेत्र में, एक आधे मिनट में बात कहूंगा, जब राजनेता भाषण देते हैं और उसमें आंकड़े देते हैं, अक्सर वो आंकड़े फर्जी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि उन आंकड़ों को पुष्टि करके मांगने के लिए कोई भीड़ में से व्यक्ति नहीं आने वाला, इसलिए हिम्मत के साथ वो व्यक्ति फर्जी आंकड़े पेश करके भाषण देकर आ जाता है। लेकिन जब वही राजनेता पार्टी प्रवक्ता के रूप में टेलीविजन मीडिया के ऐसे किसी मंच पर बैठा होता है, तब उन फर्जी आंकड़ों को नहीं देता, बिकॉज ऑफ दैट कि उसको पता है कि सामने वाली पार्टी का जो व्यक्ति है वो इसको पूछने के लिए इसकी पुष्टि मांगेगा। तो ये विषय है, जो वो मंच पर व्यक्ति मोनोलॉग कर रहा है तो उसको पता है कि सामने से कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन जब डायलॉग में सवाल आने की संभावना होती है तब वो बचने का प्रयास करता है। बहुत खूबसूरत तुलना की ये विषय बहुत खूब। तो पथिक जी, मैं देख रहा हूँ कुछ आप जैसे लोग आए हैं जो हिंदी की वाकई में सच्ची सेवा कर रहे हैं। दबंग साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं काफ़ी फेसबुक पे इनको पढ़ता रहता हूँ, और कुछ लोग विरोधी भी हुए हैं, विरोधी स्वर भी में उनके कमेंट्स में जब प्रत्युत्तर में लोग देते हैं, तो दबंग साहब तो जैसे नाम के अनुरूप हैं तो उस तरह से डरते नहीं हैं, उनका जवाब भी उसी तरह से देते हैं। और मैं भी फेसबुक पर कई बार ये कहता हूँ कि इस बीड़े को कोई उठाए, और आप लोगों ने ये उठाया है, बधाई के पात्र तो आप हैं ही, और हिम्मत कोई तो करेगा, सच्चा व्यक्ति होगा तो हिम्मत करेगा। और आपकी बात है कि भाई अगर आदमी के पास केवल झूठ का पिटारा है तो वो डरेगा भी
और जो है वो प्रश्न तो करेगा ही नहीं। आपकी वाली बात से सहमत हूँ कि वो अपनी मोनो डायलॉग जो उसका मोनो है वो कह के चला जाएगा। एक और बात जो आपने कहा कि हम क्यों उठा पा रहे हैं, जी जी वही, या आप हैं या अरविंद जी हैं या मैं हूं या हमारे तमाम लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, एक बहुत बड़ा समूह है और शायद वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन में अपने विचार से वो कूद पड़ा है। बहुत लोग वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो या ना हो, लेकिन वो कूद रहा है। जी बिल्कुल। अब कारण क्या है, मैं आपको दो प्रकार के साहित्यकार हैं, दो प्रकार के कवि हैं जी। एक मेरे जैसे, पथिक जी जैसे, आप जैसे या तमाम जैसे लोग हैं जिनकी कविता रोजी रोटी नहीं है। बिल्कुल। कवि सम्मेलन आए नहीं आए, जीवन भर नहीं आए, हमारे घर के चूल्हे पर संकट नहीं आने वाला। ओके। एक तबका ऐसा है, मैं आपको भी एक कहानी सुनाऊंगा कि कवि सम्मेलन जिसकी रोजी रोटी है, कोरोना आया, मैं आपको बताऊं, आप सबने अखबार मेरे पास वो कहीं रखा होगा, मैं आपको दिखा सकता हूं। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े कवि तमाम दूसरे कवियों को लेकर के, सही कह रहे हैं आप, मुख्यमंत्री के घर आटा मांगने गए। हाँ, आटा मांगने से मेरा तात्पर्य ये है कि उन्होंने ये अपील की कि साहब ये कवि सम्मेलन बंद हो गए हैं, ये कवि जो हैं वो भूखे मरने लगे हैं। जी बिल्कुल। तो इनको पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, इनके जीवन यापन के लिए कोई पेंशन जैसी व्यवस्था की जाए ताकि जब तक ये कोविड समाप्त ना हो तब तक ये जीवित रह सकें। जी। तो मेरे जैसे आपने अभी कहा कि मैं कुछ भी कह देता हूँ, मैं उनको कहा कि मैं ठीक है, जितने कभी आपके भूखे मर रहे हो तो 10 किलो आटा तो अभी ले जाए मेरे से आकर के, और 2 व्यक्तियों को 10,000 रुपये महीने की नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, मेरा काम चल रहा है। जी। तो वो एक दूसरा विषय था। अब आपने चूंकि कविता को अपनी आजीविका बना लिया, जी, तो जब आपकी आजीविका होती है तो साम दाम दंड भेद ये निकिन प्रकार है ना, आप वहां से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, प्रयास करेंगे कि आपके धनोपार्जन का, आपके जीविकोपार्जन का यही एकमात्र साधन है, तो अब तो आप करोगे। हमारा साधन नहीं है, इसलिए हम नीरछी विवेक की वाणी, दूध का दूध पानी का पानी आपने कहा, तो आपका वो डायलॉग मुझे याद आ गया, तो हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु जिसको रोजी कमा, जिसको पैसा ही कमाने के लिए जो व्यक्ति आया है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है सर। तो उसका ये रीजन है, जो 2 श्रेणियां हैं। मैं सबको कहता हूं भगवान ने आपको हाथ पांव मन बुद्धि दी है, तो जीविका के लिए कुछ और कीजिए, और कवि सम्मेलन की शुचिता को बरकरार रखते हुए जितना कर सकते हैं उतना करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। इन सब अभियानों की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है उसके बाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं आप। रियली आप प्रश्न भी कर रहे हैं पथिक साहब से, और साथ में एक सुझाव भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। ये मुझे ज्यादा बेहतरीन आपका लगा अंदाज कि क्योंकि आप एक साहित्यकार भी है ना, तो जो पीड़ा है उस पीड़ा को भी आप कह रहे हैं और उस पीड़ा के बारे में पूछ भी रहे हैं और आप उपाय भी बता रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कहा कि हमें इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैनल पे तो और बहुत सारे काम है काम करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे समाचार हैं, बहुत समय इतना कम होता है, लेकिन पीड़ा थी, उसी पीड़ा के कारण ये बीड़ा उठाया है, और उस बीड़ा उठाने में ही हमारे दो ये लोग, क्योंकि पीड़ा इसलिए है कि लोग अब हिंदी साहित्य के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा खेला, बिल्कुल सही खेला कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। उनके लिए खेल हो गया है। आपने जैसे कहा कि मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपने गागर में सागर भर दिया कि किसी की आजीविका है तो किसी की आजीविका नहीं है, तो वो भी खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? वहां जाकर एक अच्छे और सच्चे साहित्यकार को हृदय में आघात पहुंचता है, और जब आघात पहुंचता है तो बात तो होंगी, सीधी सी बात है। कोई तो बोलेगा, कोई तो पूछेगा, तो पूछने के लिए इसलिए आज दबंग जी और साथ में पथिक जी यहाँ आए। अब जाते जाते छोटा सा 2 चीज और पूछना चाहता हूं मैं आपसे। 2 प्रश्न हैं, बहुत छोटे हैं, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि ये मुहिम कब तक चलेगी आपकी? ये मुहिम ना पहली बार चली है जी, और ना अंतिम बार चल रही है जी। जिस तरीके से सत्य और असत्य का संघर्ष सनातन है, निरंतर है, वैसे ही यह संघर्ष भी चलता रहेगा जी। चाहे वो आप रामायण काल में देख लें, एक रावण का वध हुआ तो फिर कंस आया तो कृष्ण को आना पड़ा, फिर महाभारत हुआ। तो ऐसे ही सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष चलता रहता है। सत्य पराजित कर देता है असत्य को, और असत्य भी फिर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि असत्य इतना भारी पड़ जाए कि सत्य की दोबारा खड़े होने की हिम्मत ही ना पड़े। इसलिए हमारे जैसे जो रचनाकार
जिनके वास्तव में पीड़ा है और पीड़ा क्यों है वो आप पहले ही जी। प्रश्न कर चुके हैं। जी। वो निरंतर आते रहेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। साहित्य को और सत्य को कोई ना कोई साहित्य कुमार चंचल जो है अपना सहारा देता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मुहिम सतत रहेगी और अंततः हमेशा की तरह दीपावली सत्य की विजय पर ही मनाई जाएगी, साहित्य की विजय पर ही मनाई जाएगी। बहुत शानदार बात कही आपने। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है, जो हम ट्रेंड देख रहे हैं आजकल कवि सम्मेलनों का, मंचीय कवि सम्मेलनों का। पहले कविता थी, कविता हास्य की ओर आई। पहले आप सब हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि हमने शुरू से कविता को ग्रो होते, उगते और चलते देखा है कवि सम्मेलनों को। पहले गीत कवि सम्मेलन के केंद्र में होता था, गीतकारों का सम्मान होता था, हास्य बड़ा गौण सा कहीं किनारे होता था। आज कवि सम्मेलन का और हास्य कवि सम्मेलन नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं रही कभी। आज प्रत्येक कवि सम्मेलन हास्य कवि सम्मेलन हो गया। बिल्कुल सही बात है। और कविता हास्य तक आई, हास्य चुटकुले पर आया, चुटकुला फूहड़ता पर आया और फूहड़ता आज अश्लीलता पर आ गई है। वाह 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 वाह, ये इसको बहुत सही कहाँ रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा, इसके लिए कोई अगर पास रोड मैप है, कोई उपाय है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज और जोड़िए इसमें, अगर ये नहीं रुका तब क्या होगा? नहीं रुका तो मेरे विचार में तो ये है कि ये भले घर के लोग कवि सम्मेलन सुनना बंद कर देंगे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। लोग समझते हैं कि कवि सम्मेलन समाप्त नहीं होंगे, बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कविता बढ़ रही है? मेरा प्रश्न ये है कि कवि सम्मेलनों की संख्या तो बढ़ गई है, पर वहाँ कविता समाप्त हो गई है। पहले आपको याद होगा एक नौटंकी हुआ करती थी। नौटंकी में पहले राम लीला, राम के जीवन की रचनाएं खेली जाती थी नाटक के रूप में। स्वांग होते थे। फिर उसमें रास लीलाएं होने लगी। रास लीला के बाद उसमें लैला मजनू की नौटंकी शुरू हो गई। सही बात है। और इतना फुहड़पन आया कि लोगों ने, भले घर के बच्चे जो है अगर नौटंकी देखने जाते थे तो उनकी बड़ी कुटाई होती थी, पिटाई होती थी। कुल मिलाकर के उसे बहुत ही असभ्य समाज का अंग मान लिया गया, फूहड़ मनोरंजन मान लिया गया और अंततः नौटंकी बंद हो गई। वैसे आपने स्वांग का नाम लिया, स्वांग भी होता था। आज वो नौटंकी और वो स्वांग कवि सम्मेलन में आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कवि सम्मेलन सिर्फ नाम का न रह जाए, और आपको यही करना है। मैं दूसरा सुझाव भी देता हूं, हमारी पीड़ा, हमारी लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी कि आप ना सारा स्वांग, सारी नौटंकी किसी और नाम से कर लें। इससे कवि सम्मेलन शब्द हटा लें, कविता का नाम ना दें। क्योंकि जब आप कविता की बात करते हैं, कविता हमारे लिए संस्कार देने का माध्यम है। कविता मात्र मनोरंजन नहीं है। नहीं है। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल। तमाम कलाकार हैं अपनी अपनी विधा के, उनसे कोई शिकायत नहीं है। चूंकि हम साहित्यकार हैं, कवि हैं जी, और हमने उस सृजन की पीड़ा को भोगा है, इसलिए हम कवि सम्मेलनों को पतित होते देख रहे हैं, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाती जा ही रहेगी। अभी एक बात आ गई है तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा एक उदाहरण दे करके। अभी देश के एक बहुत बड़े कवि हैं जिन्हें हम चुग कवि कहते हैं, मैं नाम लेकर कहता हूँ, सोशल मीडिया पर जो चुग कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वो चुग कवि एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने कविता चोरी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसे सार्वजनिक मंचों से उठाना शुरू कर दिया है, और ये तो हमारे घर की बात थी, घर में बैठ कर के बात की जाती, क्योंकि फिल्म स्टार इस बात को नहीं करते हैं, कवि ही इस बात को क्यों कर रहे हैं। और बहुत सारे कवि सम्मेलन ऐसे होते हैं जहाँ रिक्शा वाला, मैं चाहता हूँ उन्हें कहना चाहिए था बिल्कुल अंतिम व्यक्ति, रिक्शा वाला भी बहुत सम्मानजनक कार्य है। कोई अगर स्वाभिमान से अपनी रोटी कमा रहा है तो वो जो है उसे आप इस संदर्भ में नहीं ले सकते कि जैसे उसका कोई महत्व ना हो। रिक्शे वाले भी चंदा दे करके कवि सम्मेलन सुनने आते हैं और हमें उनके भी मनोरंजन का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, तो वो मोनोलॉग था उनका। अगर मैं होता तो मैं उनसे अवश्य पूछता कि जो रिक्शा वाला चंदा दे करके आ रहा है वो कविता के लिए चंदा दे रहा है ना, अगर वो कविता सुनने आ रहा है तो उसकी चेतना का स्तर निश्चित रूप से कुछ बौद्धिक स्तर होगा, और उसे जब कवि सम्मेलन में आने के बाद वही फुहड़ चुटकुले, वही अश्लील बातें और वही सब चोरी की कविताएं सुनने को मिलेंगी तो उसका कवि सम्मेलन से मोहभंग नहीं होगा क्या? तो वास्तव में जो ऐसे कवि जो कवि सम्मेलन के मंच पर उस रिक्शे वाले की भी बौद्धिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो कवि सम्मेलनों का भला कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जो आपने बात कही उसी को विपरीत परिप्रेक्ष्य में वो लोग कहते हैं कि आप कवि सम्मेलन जैसे कि तमाम आज एंटरटेनमेंट मीडिया है,
तो कवि सम्मेलन भी आज की तारीख में एक एंटरटेनमेंट मीडिया बन गया है। मेले वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, खोमचे वाला, हर प्रकार का व्यक्ति आ रहा है। हमें उसके मनोरंजन की व्यवस्था करने से, मैं आपको एक उदाहरण दूं, शायद मैंने आपकी ही किसी फेसबुक वॉल पे पढ़ा कि किसी कवि के पास एक शराबी आया, 10 रुपए का नोट दिया, बोला दिल फिल्म का गाना सुनाओ। और वो कवि ने बोला नहीं, मैं तुमको निराश नहीं करूंगा और मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगा। तो कल को कोई बोलेगा नाच करके दिखाओ, तो क्या कवि वहां मंच पे नाच करके भी दिखाएगा क्या? तो क्या मनोरंजन, एंटरटेनमेंट मीडिया और साहित्यिक समारोह, दोनों के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए? दरअसल ये सारी जो मुहिम शुरू हुई है इसी पीड़ा की वजह से शुरू हुई है। जैसा कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमें कवि सम्मेलन में और बाकी माध्यमों में फ़र्क रखना पड़ेगा, अन्यथा जो अभिजात्य वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, जो सोचने और विचार करने वाला चिंतक वर्ग है, जो कवि सम्मेलनों में आता है वो दूर हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा जैसे स्वांग समाप्त हो गया, जैसे नौटंकी समाप्त हो गई, वैसे कवि सम्मेलन भी समाप्त हो जाएंगे। तो बौद्धिक खुराक देने के लिए कवि सम्मेलनों की आवश्यकता है, और ऐसे में जो बौद्धिक खुराक दे रहा है वो खुद दूसरे से उधार लेकर के आ रहा है। जैसे हमारे देश के बहुत बड़े कवि हैं, वो सोने के हिरन नहीं होते, एक बड़ा मशहूर गीत है, कन्हैयालाल वाजपेयी जी का है जी। अभी आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, कम से कम 10-12 कवियों ने उसे पढ़ रखा है। अच्छा। और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये उसका नहीं है या उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है जी। अगर कोई ऐसा संस्थान ऐसा होता जो ये तय करता कि वास्तव में रचना किसकी है, क्योंकि जो मौलिक रचनाकार है उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उसका अगर आप पब्लिक परफॉर्मेंस में प्रयोग कर रहे हैं तो आप तो कानून के भी विद्यार्थी हैं अजय जी, आप जानते हैं कि जो सार्वजनिक प्रस्तुति होती है उसके लिए अनुमति लेना और रॉयल्टी देना दोनों आवश्यक है। तो एक तरीके से चोरी है, और एक चोरी सिर्फ नैतिक चोरी नहीं है, ये आपराधिक चोरी है। और चोरी जो होता है वो राज्य के खिलाफ अपराध होता है जी। तो कुछ लोग ये कहते हैं जब साहब उस रचनाकार ने आपत्ति नहीं की है तो आप आपत्ति करने वाले कौन होते हैं? तो साहब अगर आप चोरी करते हैं तो सरकार आप पर मुकदमा चलाती है। सही बात। जिस दिन ये शिकायत या ऐसी व्यवस्था बन गई तो जितने जो है कविता के चोर घूम रहे हैं ये सलाखों के पीछे आज नहीं तो कल होंगे। और मैं आम जन से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं रोज़ कोई ना कोई वीडियो ऐसा आम जनता भी शेयर कर देती है जिसमें वो चोरी की रचनाएं पढ़ रहे होते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए सरकार पर और समाज पर दबाव बनाया जाए जहां वास्तव में जो रचनाकार है उसका श्रेय मिले और जो रचना चोरी कर रहा है उसे सजा मिले। आप फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में देख लीजिए, अगर आप फिल्मों में लिखते हैं तो आपको फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का मेंबर होना आवश्यक होता है। कोई भी कलाकार सिर्फ उनकी अनुमति से ही वहां जा सकता है। एक बात अजय जी और आती है बार बार कि कुछ हमारे मंच के कवि कहते हैं कि साहब हमारे कवि सम्मेलनों को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। तो अगर उद्योग का दर्जा मिल जाएगा और कवि सम्मेलन वास्तव में आजीविका का साधन है तो क्या जब आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो क्या वहाँ चोरी करते हैं? या आप अपने जो है तब तो आप पर और ज़्यादा जो है जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें। मुझे लगता है व्यापार भी तब तक नहीं चलता जब तक उसमें ईमानदारी ना हो। तो कहने का मतलब है ईमानदारी और नैतिकता, चाहे आप इसे कविता को एक नैतिक माध्यम रहते हुए या फिर उसे औद्योगिक रूप में लें, दोनों रूप में ही आवश्यक है। और आप अपनी मर्जी से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कल को कोई उसके लिए संवैधानिक संस्था बन गई तो मुझे लगता है कि एक तो यह बहुत अपमानजनक होगा कवियों के लिए और दूसरी तरफ बहुत कष्टकारक भी होगा। चूँकि मैं भी उस बृहत कवि समाज का हिस्सा हूँ और कवियों की पीड़ा मेरे अपनी साझा पीड़ा है, तो मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा कि जो व्यक्ति आज अपने को कवि कहता है कल जो है सलाखों के पीछे हो। और आज हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात हवा हवाई लग रही हो, लेकिन जिस तरीके से समाज में जागृति आ रही है और लोग चिंतित हैं तो कोई साहित्य कुमार चंचल, कोई अजय मिश्रा खड़ा हो जाएगा कि इन पर PIL करेगा, इनके ऊपर FIR दर्ज होंगी और ऐसे कविता चोर, साहित्य के चोर आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे भी होंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। कानून का जो पहलू है, चूँकि आपने कहा कि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, तो प्रॉपर PPL जिसको कहते हैं पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस, उसका अथॉरिटी बॉडी है, PPRS की बॉडी है, एंटरटेनमेंट के लॉज हैं, उस पर हम एक दिन फिर
विषय, कॉपीराइट भी 7 प्रकार का कॉपीराइट है। लेखक का अलग कॉपीराइट है, प्रेजेंटेशन करने वाले का अलग कॉपीराइट है, जिसने खरीदा है उसकी कितनी लिमिटेशन है, उनके अलग कॉपीराइट है। इन लोग को भी जानकारी नहीं कानून क्या कह रहा है इस विषय में। ये तो एक विषय हो गया। हम चाहेंगे कि हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी, कानूनी पहलुओं पर भी एक अलग से एक चर्चा करें। एक सवाल जो मेरे मन में अभी आता है, हम वाइंड अप करेंगे इसको, कि जब से अभियान शुरू हुआ, क्या ऐसा लगता है कि इस मुहिम पर आपके ऊपर हमले शुरू हुए हों, व्यक्तिगत रूप से, आपके चारित्रिक रूप से, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई? हम सब पर हुए हैं, लगभग मेरे ऊपर तो हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ क्या? यदि हुआ तो मैं चाहता हूं कि आप चर्चा करें, ऐसा क्यों हो रहा है और कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। अजय जी, मैं इस बात को शेयर तो नहीं करना चाहता था, पर आपने चूंकि मुद्दा उठा दिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जब से हमने मुहिम शुरू की है तो अलग अलग स्तरों पर कई सारे हमले हुए हैं। और बल्कि एक व्यक्ति ने तो बाकायदा एक फेसबुक लाइव 1.5 घंटे का किया और उसमें मुझे नाम लेकर के मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला गया। यद्यपि मैंने उसकी पुलिस में शिकायत भी कर दी है, फिर भी मेरे कुछ मित्रों का कहना है कि आप साहित्यकार हैं और इस व्यक्ति को वहाँ ना पहुँचाएँ, कल को ये हो कि कभी ने दूसरे कवि को जेल भिजवा दिया, वो थोड़ा साहित्यिक समाज के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से, आम जन से जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो एक अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ जो है बदतमीजी का व्यवहार कर रहे हों, अभद्रता की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों, और वो सारे चोर उसकी उस बात का वहाँ उस जो है लाइव कार्यक्रम में समर्थन कर रहे हो, उसे चंबल का शेर बता रहा है, कोई उसके लिए कुछ और शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और उससे पता चलता है कि ये जितने जो है, एक तो प्रकट में चोर हैं, इनकी कविताएं पकड़ी गई हैं, उनके कितने सारे समर्थक चोर हैं। तो इन्हें समाज को भी दंड देना चाहिए और सरकार को भी दंड देना चाहिए। और मैं उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता, बहुत ही औसत दर्जे का जुमलेबाज कवि है। ऐसे कई सारे हमले हुए हैं और नित्य ही रोज़ कोई ना कोई हनी ट्रैप टाइप भी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं, इनबॉक्स में आकर के चीज़ें शेयर की जा रही हैं। और चूँकि इतना बुद्धि विवेक मेरे पास है कि मुझे किन चीज़ों में उलझना है, किन में नहीं उलझना है, मेरी लड़ाई सीधे सीधे कविता को के शुद्धिकरण की है। कविता की गंगा, कविता की भागीरथी में जो प्रदूषण व्याप्त हो गया है, मेरी कोशिश है उसे दूर किया जाए। और उसके लिए ही आप भी आज मेरे साथ बैठे हैं और आप दोनों ने भी कहीं ये बीड़ा उठा रखा है और हमारा ये प्रयास सफल होगा। मुझे लगता है कि हम लोग पुनः फिर बैठेंगे इसके लिए। एक अंतिम प्रश्न मैं करूंगा, उसको साहित्य भैया बताएंगे। एक सामान्य सा विषय है कि कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध बिना संसाधनों के नहीं जीता जाता। तो आपकी ये जो मुहिम है, ये जो लड़ाई है, आखिर रिसोर्सेस कहाँ से आएंगी और किस आधार पर हम संसाधन तय करके इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचा सकेंगे, उसके बारे में कुछ अगर थोड़ा एलैबोरेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएं। देखिए, बहुत प्रारंभ में ये बात आई थी कि ये आंदोलन चला कौन रहा है। तो अभी तक तो ये स्वतः स्फूर्त स्तर पे चल रहा है। इस अभियान का, इस मुहिम का कोई नेता नहीं है। और मैंने कैसे प्रारंभ किया उसके बारे में प्रारंभ में बता चुका हूँ। लेकिन अगर वास्तव में समाज इसके बारे में चिंतित है, चाहता है कि ये लड़ाई आगे तक जाए, तो आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अभी तक तो बिना संसाधनों की लड़ाई लड़ी जा रही है। यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी इस बीच में आए जिन्होंने घोषणा कर दी कि हमें संस्था बनाने जा रहे हैं और चंदा खाने की घटनाएं होने लगी हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो वास्तव में ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अब तक कोई ना तो किसी से चंदा मांगा है, ना कोई पत्रिका प्रारंभ करने की बात की है। हाँ, मैं ज़रूर आज घोषणा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी साहित्य सप्तक नाम से अपनी पत्रिका ला रहा हूँ, जिसमें ऐसे विषयों को आलेखों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से उठाया जाएगा। और संसाधन भी जनता से ही आएंगे। ये जनता की लड़ाई है जो कविता का हित चाहते हैं, कविता में निर्मलता लाना चाहते हैं, वही इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस आंदोलन का एक हिस्सा हूँ, प्रवर्तक नहीं हूँ। ये पहले से चलने वाली मुहिम है और जितनी क्षमता है मेरी, मैं इसे चलाता रहूँगा। और ये संसाधन भी मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आ जाएंगे जब एक स्वरूप इसे हम प्राप्त देने में सफल हो जाएंगे। तो ये हमारे आज के मेहमान, और मेहमान भी ज़बरदस्त मेहमान, एक बहुत ही अच्छे पॉइंट को लेकर आए, जिसकी आज इस हिंदी साहित्य के
कविता चोरी के युग में, मैं तो कहूंगा कविता चोरी का युग प्रारंभ हो गया है। कविता का युग नहीं है, कविता चोरी का युग प्रारंभ हो गया है, और फूहड़पन तो उसमें है, यानी दोहरा अपराध। कविता चोरी भी है और सीना चोरी भी है, अपनी भी बता रहे हैं, ये भी आप लोग देख रहे होंगे। तो ये दोहरा तिहरा अपराध ये बढ़ता जा रहा है। इन अपराधों पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो वाकई में हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विडंबना का विषय तो है ही, हम औपचारिकताओं के माध्यम से केवल नहीं कहेंगे, इस पर कुछ वर्क करना होगा। और ऐसा करने के लिए कुछ अच्छाई और सच्चाई लेकर जो आज उपस्थित हुए हमारे मेहमान अरविंद पथिक जी, मैं उनका वाकई तहे दिल से, हृदय तल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि कोई तो है जिसने बेबाकी से इन प्रश्नों का जवाब दिया, और वाकई आपकी इस बेबाकी के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथ में हमारे दबंग साहब, ये तो पैदाइशी बेबाक हैं, मैं ये कहूँगा। ये तो जैसा नाम मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगा, यथा नाम तथा गुण, गजब का कहते हैं और सत्य बोलते हैं। और उसी कड़ी में सभी ये नया एक प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू हुआ है, और मैं समझता हूं कि अच्छे साहित्यकार जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो 100% इस कार्यक्रम से सहमत होंगे, और ऐसे कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है। और एक दिन वाकई हिंदी साहित्य में अच्छा सुधार आएगा। अब सुधार जब आएगा, लेकिन प्रयास बहुत जरूरी है, और प्रयास के लिए बधाई के पात्र हमारे पथिक साहब और दबंग साहब। और अभी एक बात कही थी लीगल इश्यूज़ की, कि लीगल इश्यूज़ पे इसमें कविता चोरी पे कुछ सज़ा का प्रावधान हो, तो वो लीगल इश्यूज़ हैं, उन लॉ के व्यक्ति हैं दबंग साहब। तो कभी, क्योंकि समय का अभाव है, कभी आगे भविष्य में दूसरी या तीसरी किसी कड़ी में भी हम इस इश्यू को उठाएंगे कि किस तरह से क्या प्रावधान है, और इनके माध्यम से उन कवियों को पता चलेगा तो हो सकता है कि ऐसे नहीं तो कुछ डर के ही सुधार हो जाए। भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, मत करिएगा। फिर मैं ये कहूँगा कि मत करिएगा, जाते जाते कहूँगा कि कुछ मत करिएगा ताकि हमें इस तरह के कार्यक्रम ना करने पड़े। अच्छा कीजिए, आप अगर हिंदी के साधक हैं, आप सच्चे रचनाकार हैं, तो इस समाज में जनहित में कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ अच्छा कीजिए, सच्चा कीजिए। चलिए इसी चर्चा के साथ आज की इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे अगली चर्चा में लोगों के हित के लिए, ये साहित्य और दबंग साहब और पथिक साहब। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।